हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 146 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट वॉज सैंक्शन बाय द सेंटर अंडर द मनरेगा इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। यानी कितने रुपए मनरेगा में करंट फाइनेंशियल ईयर जो हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें सेंटर ने पैसे दिए हैं। तो इसका सही आंसर है ए 33,300 करोड़। सेंटर ने अनाउंस किया है कि ये जो सैंक्शन टू लिक्विडेट ऑल दी आउटस्टैंडिंग जो भी पुराने कर्जे बचे हैं यानी जो भी मजदूरों के वेजेस बचे हैं उनको पे ऑफ किया जाए प्रीवियस ईयर के भी, और टिल जून तक यानी 2020 जून तक का जो भी होता है उसको भी इसी से मीट आउट किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च जगन्न विद्या देविना स्कीम। किस राज्य सरकार ने जगन्न विद्या देविना स्कीम शुरू किया, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने, जहाँ के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं, उन्होंने इस स्कीम को शुरू किया। एक तरह का रीइंबर्समेंट स्कीम है, कहने का मतलब अगर आप फीस देते हैं तो आपको किसी न किसी तरीके से वो पैसे वापस किए जाएंगे। इससे लगभग 14 लाख जो कॉलेज स्टूडेंट है राज्य में उनको फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च जीवन अमृत योजना स्कीम टू बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ सिटीजन। तो किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है ताकि जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो सिटीजन्स की उसको बढ़ाया जा सके। तो उसका सही आंसर है डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस स्कीम को शुरू किया। ये एक तरीके का यूनिक स्कीम है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो राज्य के सिटीजन्स हैं और लोग हैं उनकी बूस्ट करने की योजना इसमें शुरू की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, for which of the following elections are held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote। तो इनमें से कौन से इलेक्शन जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कंटेक्स्ट में होता है और एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में होता है, आपको बताना है। यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला वोट कौन सा है आपको बताना है। इलेक्शन पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो इसका सही आंसर है डी 1, 3 एंड 4 ओनली। सेकंड वाला नहीं है। लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से होता है ना कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, और उसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बेसिस पे ये इलेक्शन और जो भी अपॉइंटमेंट है वो कराया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट एक्ट एज अ सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न एम्पायर। तो कौन सा ऐसा टेक्स्ट है, लिटरेरी सोर्स हमारे पास जो कि हमें मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ने में मदद करती है। पहला है मुद्राक्षा, दूसरा है इंडिका और तीसरा है दीपवंसा। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3 यानी कि तीनों ही मुद्राक्षा, इंडिका और दीपवंसा तीनों में ही हमें मॉडर्न एम्पायर पढ़ समझने में मदद करता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। 4 ऑप्शन दे रखे, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो इफेक्ट है वो नेशनल इमरजेंसी में नहीं होता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। यानी जो लेजिस्लेटिव पावर है वहाँ मुख्यमंत्री जो राज्यों के होते हैं तो उनकी पावर सस्पेंड नेशनल इमरजेंसी में नहीं होती है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सबसे अच्छा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का एक मतलब व्याख्या करता है। तो उसका सही आंसर है सी
इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रेवेन्यू डेफिसिट एंड द ग्रांट्स इन एड गिवन फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कैपिटल असेट, यानी वो डिफरेंस जो कि रेवेन्यू डेफिसिट और ग्रांट इन एड के बीच में होता है, जो कि किसी कैपिटल असेट को क्रिएट करने के लिए दिया गया हो। ये जो कंसेप्ट है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था यूनियन बजट 2011-12 में, और इसको बाद में स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था एक संवैधानिक संशोधन करके बाई FRBM एक्ट में, जिसमें फाइनेंशियल एक्ट 2012 था। इन दोनों को संशोधित करके एक स्टैट्यूटरी स्टेटस यानी कानूनी जो रूप होता है वो दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following statement regarding the central highlands of peninsular plateau is or are correct? तो सेंट्रल हाईलैंड जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट स्लोप्स टुवर्ड्स साउथ एंड साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, यानी जो उसका स्लोप है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो दिशा है उस तरफ है। सेकंड है इट इज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, यानी जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है उसमें मेटामॉर्फिक रॉक काफ़ी ज़्यादा है। थर्ड है मैनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर यमुना हैव देयर ओरिजिन इन दिस रीजन, यानी बहुत सारे जो ट्रिब्यूटरीज है यमुना की, जो कि सहायक नदियां यमुना की, वो सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है B, 2 and 3 ओनली। पहला वाला गलत है। जो इसका जनरल एलिवेशन है सेंट्रल हाईलैंड का वो मीन सी लेवल से 700 से 1000 मीटर है, और ये नॉर्थ की तरफ यानी उत्तरी दिशा की तरफ है या उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ है। तभी जितनी भी सहायक नदियां हैं यमुना की वो सेंट्रल हाईलैंड से ऊपर की तरफ यानी यमुना की तरफ आती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्राम न्यायालय के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट एक्साइज द पावर ऑफ बोथ द क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट, यानी कि क्रिमिनल और सिविल कोर्ट दोनों का पावर होता है इसके पास। सेकंड है इट्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स कंसर्न्ड, यानी जिसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं ग्राम न्यायालय के वो राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट से कंसल्ट करके अपॉइंट होते हैं। थर्ड है नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ग्राम न्यायालय, और किसी भी प्रकार का कोई भी अपील कहीं भी नहीं होगा अगर कोई ग्राम न्यायालय डिसीजन देता है तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है B, 1 and 2 ओनली। अपील इन क्रिमिनल केसेस शैल लाइट टू द कोर्ट ऑफ सेशन, यानी सेशन कोर्ट में अगर कोई क्रिमिनल केस होता है तो सेशन कोर्ट में होता है। विच शैल बी हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, जिसको 6 महीने के अंदर निपटाना होता है जब से वो अपील किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है दीज प्लेन्स लाई बिटवीन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द वेस्ट एंड द गंगा डेल्टा ऑन द ईस्ट। They are known for a mineral deposit. The Bhagirathi, Damodar and Ajay river meander across the plain. तो एक तरीके का स्टेटमेंट दे रखा है, कह रहा है कि एक प्लेन है जो कि छोटा नागपुर प्लेटू पश्चिम में और गंगा डेल्टा पूर्वी में इतने में फैला हुआ है, और इसमें कई बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट है। इसमें नदियाँ जैसे भागीरथी, दामोदर और अजय जो नदियाँ हैं वो मियांडर करती हैं, यानी कि बहती हैं। कहने मतलब मेंडर मतलब होता है जैसे सांप चलता है, तो उसी तरह नदियों का जो एक बहाव है उसको मियांडर बोलते हैं। तो वो इस प्लेन पे बहती हैं। तो आपको बताना है किसका डिस्क्रिप्शन है, किसकी व्याख्या ये पूरा स्टेटमेंट कर रहा है, आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है B, राहर रीजन का ये डिस्क्रिप्शन है। इसमें जो डिस्क्रिप्शन है हमारा उसमें दिया है जो भूर प्लेन होता है आर फॉर्म्ड इन द मिडिल गंगा एंड यमुना दोआब एंड आर रीजन वेरिएशन ऑफ अ भांगर। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का जो लैंड होता है, जो जमीनी हिस्सा होता है उसको दोआब बोलते हैं। तो गंगा यमुना के बीच का जो भूभाग है उसको भूर रीजन प्लेन्स बोलते हैं। बेटलैंड्स किसको बोलते हैं, तो ये पंजाब के रीजन जो है उसको बेट लैंड बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा वेट नहीं है, बेट है। लास्ट है हमारा उत्कल प्लेन्स। तो उत्कल प्लेन्स बेसिकली जो हमारा उड़ीसा का कोस्टल एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है समुद्र की तरफ की,
उसको उत्कल प्लेन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो ने जीएस टेस्ट पेपर जो 145 था हमारा, तो उसका आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल हमारे इंडियन रिपब्लिक का हमारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है बी, आर्टिकल 21। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 146 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, द माध्यमिक एंड योगाकारा स्कूल ऑफ थॉट आर एसोसिएटेड विद। जो हमारा माध्यमिक और योगाकारा स्कूल था, ये किस चीज से जुड़ा आपको बताना था। आपको बताना है, आपके ऑप्शन है ए जैनिज्म, बी योगा स्कूल ऑफ हिंदुइज्म, सी आजीविका या डी बुद्धिज्म। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।